नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। असम्बली दोनों तोड़ दी गई, पंजाब असम्बली भी और केपी के भी असम्बली में। आज जो हमारे मेहमान हैं उनसे हम ज़रूर पूछेंगे कि इस असम्बली तोड़ने का फ़ायदा और नुकसान किस जमात को होगा। इलेक्शन कमीशन के लिए तो मुश्किलात पैदा हो गई हैं, लेकिन इसका फ़ायदा क्या वाकई पीटीआई को हुआ या नुकसान में पीटीआई होगी? और दूसरा, अगर पीटीआई नुकसान में है तो किसी दूसरी सियासी जमात को फ़ायदा होगा, मसलन पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, जेयूआई, एएनपी, या उन्हें भी नुकसान होगा? इस पे बात करेंगे, दोनों मेहमानों से पूछेंगे। इमरान खान के जो केसेस हैं, बहुत सारे केसेस हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे चल रहे हैं, जिनमें एक टैरियन का केस है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, तोशा खाना का केस है, फॉरेन फंडिंग का केस है, इसी तरह आपके करप्ट प्रैक्टिस के हवाले से सेशन कोर्ट में केस है, तौहीन अदालत के हवाले से इलेक्शन कमीशन में केस है, सुप्रीम कोर्ट में केस है एक हनीफ अब्बासी के हवाले से, और इसी तरीके से और भी केसेस हैं। तो उन केसेस का, क्योंकि अब बहुत तेज़ी से चल रहा है और शायद अब फैसला, और हुकूमत के पास भी कुछ केसेस हैं, तो आया इन केसेस का मुस्तकबिल क्या है? केसेस मजबूत हैं या आपके बहुत कमज़ोर हैं, या इसी तरीके से ये केसेस चलते रहेंगे और वक्त गुजर जाएगा? जाहिर है इन केसेस के ऊपर फैसला आएगा तो नाअहली का फैसला भी है। आया ये तायात नाअहली होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला, एक कानून बनाया है, जब तक वो एग्जिस्ट करेगा, हालांकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल फ़ैसला है 62(1)F पे तायात नाअहली, लेकिन एग्जिस्ट करता है। तो क्या उनकी, क्योंकि इमरान खान एक केस में नाअहल हो चुके हैं अपने एक एमएनए-शिप से, और उनका ये केस भी चल रहा है कि आया वो पार्टी चेयरमैन रहे या नहीं रहे। ये लाहौर हाई कोर्ट में भी है और इलेक्शन कमीशन में भी है, तो इसका भी मुस्तकबिल क्या है? आया इनकी नाअहली होती है सिर्फ, चाहे तायात हो, चाहे 5 साल के लिए हो, या सज़ा भी होगी, जैसे कि कहा जा रहा है कि दोनों केसेस में, तीनों केसेस में उनको सज़ा भी दी जा सकती है। वज़ीर आज़म के एतमाद के वोट के लिए पीटीआई की तरफ से ज़ोर तोड़ आवाज़ आ रही है, सदर उनका बैठा हुआ है, तो क्या वज़ीर आज़म का एतमाद का वोट वाकई बनता है या ये मैलिफाइड इंटेंशन होगी? और सदर का ये कहना कि आप एतमाद का वोट लें, उनका ये जायज़ स्टेटमेंट होगा, इख्तियार तो उनके पास है। तो ये भी एक पॉइंट है कि आया अगर ऐसा कहा गया तो शहबाज शरीफ एतमाद का वोट ले लेंगे। और इसके साथ साथ जो 35 कौमी असम्बली के आपके लोगों को इस्तीफ़ा कबूल किया गया, उससे पहले शायद 9 लोगों का, तो काफ़ी बड़ी तादाद में अब असम्बली से अब बाहर हैं। एक तो 123 अरकान थे पीटीआई के, अब ये 35 अरकान और 9 अरकान का इस्तीफ़ा कबूल कर लिया गया है। 8 पे इलेक्शन हुआ था, जिसमें से 7 पे इमरान खान खड़े हो गए। इसका मतलब है कि फिर वो उनका इलेक्शन है, तो 35 और 7 तकरीबन समझ लीजिए 42 कौमी असम्बली की नशिस्तें खाली हैं, और उन पे क्या इलेक्शन अभी होता है या सूबाई जो सूबे का इलेक्शन हो रहा है उनके साथ होगा? ये चंद बातें, इन पे बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लूँगा और फिर वापस आता हूँ और अपने मेहमानों का फिर तारुफ कराऊँगा, फिर इंशाल्लाह सवाल करते हैं। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक जी। मेरे मेहमान हैं हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब, सीनियर तज़िया निगार हैं, बड़ा नाम है, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे दूसरे शुरका हैं जनाब शोएब शाहीन साहब, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के आपके सदर हैं और पीटीआई के अहम तरीन मुकदमात को देखते हैं। कानूनी और सियासी दोनों नुक़्तों पे उनका नुक़्ता नज़र आता है। मैं सबसे पहले आता हूँ हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब की तरफ। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब, मैं अभी प्रोग्राम जो मेरा, मैं ब्रेक पे गया था, उससे पहले मैं इंट्रो कर रहा था और उस इंट्रो में मैंने
ये सवाल उठाया था कि इमरान खान ने अपने कहे हुए उस स्टेटमेंट को पूरा तो कर दिया कि उन्होंने पंजाब की असम्बली डिज़ोल्व कर दी और KPK की असम्बली भी डिज़ोल्व कर दी। हालांकि इन दोनों असम्बली के डिज़ोल्व होने से जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि फौरी जनरल इलेक्शन हो जाएगा, वो नज़र नहीं आ रहा है। और हमें ये लग रहा है कि इन दो सूबों में इलेक्शन होगा, और वो भी जिस तरीके से परवेज़ इलाही ने पंजाब में ज़िला और तहसील बनाई है, उसमें इलेक्शन कमीशन को बड़ी मुश्किल होगी जल्द इलेक्शन कराने में। तो बज़ाहिर इन दो सूबों के जिसमें इमरान खान की भरपूर हुकूमत थी, ताकत थी, वसाइल पे, इख्तियारात पे, इंतज़ामी मामलात पे, माली मामलात पे, अब ये तोड़कर आप क्या समझते हैं कि इमरान खान को ये इनका अच्छा इक़दाम था, या इसका फ़ायदा दूसरी सियासी जमातों को पहुँचेगा और PTI को नुकसान पहुँचेगा? जी जनाब हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब। डॉक्टर साहब, जो फैसले होते हैं ना, बिजनेस के हों या सियासत के हों, तो कई दफा आप बड़े अगर सोच समझ के और बड़ी तहकीक और उसके बाद करें, उसको वे अप करके करें, तो और समझें कि ये आप बेहतरीन फैसला कर रहे हैं, तो कई दफा वो उल्टा भी बैठ जाता है। और कई दफा आप कई फैसले जो है वो जो है जिसको कहना चाहिए कि स्पर ऑफ द मोमेंट में करते हैं और वो बेहतर रिजल्ट भी ले आते हैं। ये जब जो बिजनेस हो या सियासत हो, इसने एक्सक्यूशन के लिए आगे जाना होता है पब्लिक में, या आगे मुख्तलिफ जो मुद्दों में से आगे तकसीब होना होता है। लेकिन इमरान खान साहब के दोनों जो असेंबली तहलील करने का जो फैसला था 26 नवंबर को, बुनियादी तौर पे वो उसके लिए कोई पार्टी के लेवल पे कोई बहस तमीज नहीं हुई। कभी इसके किसी का वहमो गुमान भी नहीं था कि इमरान खान साहब वहां जाके रात को 26 नवंबर की रात को रावलपिंडी में असेंबली तहलील करेंगे। वो तो गए थे, एक महीने की पूरी कैंपेन चला के, इन बिटवीन एक बड़ा बदकिस्मत हादसा भी हो गया वजीराबाद। वो तो गए थे जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए। वो तो बड़े बबांगे दो डंके की चोट में कहते थे कि नवाज शरीफ एक ऐसे आदमी को बनाना चाहता है जो उसके मुकदमा खत्म कर देगा और मुझे डिस्क्वालीफाई कर देगा, जेल में डाल देगा। ऐसा आदमी चीफ वो लाना चाहते हैं। और उसको रुकवाने के लिए तूने कहा था, मैं और डॉक्टर अलवी जो है उसमें उनके जो नोटिफिकेशन है उसे कब खेलेंगे। जब वो अनाउंस हो गया और उसके बाद नोटिफिकेशन, उनका ख्याल था कि कल दो दिन बाद फिर हो भी गया। वहां जाके सूरत हाल तब्दील हुई। जो क्राउड जिसके लिए उन्होंने 2 करोड़ के करीब बकौल उनकी गिनती के 40-50 जलसे किए, हर जलसे के अंदर 15-20 हज़ार बंदे भी अगर हों और उनको मल्टीप्लाई करें 2 करोड़ बंदा, उनसे उन्हें हल्फ लिया था जिहाद का और 26 नवंबर के जलसे में आने का। वो तो लड़ने मरने के लिए लेके आ रहे और सब हाथ बंदों ने हल्फ उठाया। और हल्फ उठाने के बाद जब वहां गए तो वहां बंदा नहीं था। 2:45 बजे जब रावलपिंडी पहुंचे हेलीकॉप्टर के जरिए, तो सेटेलाइट टाउन में बैठना पड़ गया कि बताया गया कि जी 4 बजे आपने जलसे में खिताब फरमाना था, लेकिन अब आप मगरिब के बाद करेंगे क्योंकि इस वक्त पब्लिक नहीं आ रही। शामिल कुरैशी ने तकरीर में कहा कि हमारे काफिले रोके जा रहे हैं। पता नहीं वो KP रोक रहा था या पंजाब रोक रहा था, दोनों जगह हुकूमत नहीं की थी। बैठे रावलपिंडी में थे, कोई रास्ते में ऐसी गुजरगाह नहीं आ रही थी कि जिसके अंदर उन्होंने कोई बहुत बड़ा आग का दरिया अबूर करना हो। चुनाचे जब वहां पहुंचे तो उस वक्त मैंने सारी तहरीक इंसाफी क़यादत से पूछा है कि ये फैसला किस फोरम पे हुआ है। उन्हें कहा जी आखिर में जब आ रहे थे तो 3-4 बंदों के साथ बैठे थे, तो उन्होंने कहा जी आज क्योंकि आर्मी चीफ वाली अपॉइंटमेंट पे वो किसी न किसी तरीके से बैकआउट कर गए थे, या कोई मसला हल नहीं हुआ था, या उनको ये पता चल गया था कि वो किसी का मोहरा बन चुके हैं एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ही। तो चुनाचे वहां जाकर उन्होंने अनाउंस कर दिया जी मैं तहलील कर रहा हूँ। अब तहलील करने के बाद देखें जी, अभी अगर तो ये आगे चलेगा तो कराची का आपने देख लिया है कि कराची के अंदर भी इसी तरह के डायनामिक्स थे। मैं ये नहीं कहता पंजाब में बिल्कुल वही रिजल्ट आएगा। हो सकता है पंजाब में इमरान खान साहब कतूती बोल जाए और वो जीत जाए और फिर अपनी नई इलेक्शन हुकूमत बना ले, लेकिन इसके अंदर उनके कई मराइल भी हैं, उनके मुकदमात हैं जो कि उनको अब सामना करना है। और सारे मुकदमात जनवरी-फरवरी के अंदर वो राइप हो रहे हैं और उस पर डिसीजन आने हैं। अगर वो तहरीक इंसाफ में उनका एक्टिव रोल खत्म हो जाता है, में ना हो जाता है,
और जो मैं सर मैं इस मुकदमात के हवाले से अगला सवाल करूंगा, लेकिन मेरे सवाल का एक हिस्सा तो मुझे मिला है, लेकिन दूसरा हिस्सा दे तो फिर मैं आगे जाऊं कि ये जो असेंबली तोड़ी है, आप जाहिर है एनालिस्ट है सर, तो असेंबली तोड़ने का जो मकसद था वो तो बज़ाहिर पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। कोई जनरल इलेक्शन नहीं हो रहा है, हर तरफ से कह दिया गया है कि जनाब इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे। तो उनका ये दो सूबे को तोड़ना ये पीटीआई के फ़ायदे में गया या मुखालिफ सियासी जमातों को, ख़ास तौर पे पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी को पंजाब में फ़ायदा होगा और केपीके में जेयूआई और एनपी को होगा, या वाकई पीटीआई को इसका फ़ायदा आपको नज़र आता है? इस पे ज़रा बताएं सर, फिर मैं शोएब शाहीन साहब की तरफ जाता हूँ। देखें जी डॉक्टर साहब, हकीकत यह है कि मेरे लिए ये तयन करना बड़ा मुश्किल है कि जी अगर इलेक्शन हो गए और बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, और अगर हो गए और फिर कौन किसका फायदा होगा। अमलन इमरान खान साहब चंद दिन पहले तक गोमगो की कैफियत में थे, वो इससे निकल नहीं सकते थे क्योंकि ओवर कमिट कर बैठे थे। कोई उनके, मैं जो बात अर्ज कर रहा था कि उन्हें प्लानिंग में नहीं था। ये कोई चीजें प्लानिंग होती है उनका। दूसरा बात है कि 25 मई को ये आए थे इलेक्शन लेने के लिए पिछले साल। जब 25 मई को आए और 26 मई को वहां पे जब इस्लामाबाद पहुंचे तो क्या कहा, 30 लाख बंदे लाने थे, नहीं ला सके, तो ये कहा कि 6 दिन बाद में फिर आऊंगा, इलेक्शन दे दो। जब इलेक्शन आपको उससे नहीं मिले थे तो इलेक्शन इमरान खान साहब को नहीं मिलने थे, क्यों देने थे? और ये कैसे पंजाब और सरहद की असेंबलियों से उनको जनरल इलेक्शन मिलते? इलेक्शन मिलने का एक ही तरीकाकार है कि दुआ करें, जिसकी जो कोशिश भी कर रहे हैं शौकत तरीन साहब आज भी कर रहे थे, उसके लिए उन्होंने पहले भी कोशिश की कि जी अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनको कहा कि IMF को कहो कि इनको लोन ना दें, कि पाकिस्तान के अंदर कोई आफत आए, डिफॉल्ट आए, अफरा तफरी हो जाए, नफसी हो जाए, इस कैफियत में हो जाए और ये हुकूमत खुद बहुत चली जाए, फिर भी इलेक्शन पर नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते, वो मुझे उसमें नहीं पता तो क्या सूरत हाल होगी। ठीक है, इसके अलावा कोई सूरत नहीं कि इमरान खान साहब के जो प्रेशर टैक्टिक्स थे वो नाकाम हो गए। 25 मई को ले सकते थे अगर वो इस्लामाबाद में 50,000 लाख बंदे भी ले आते। ठीक है सर, जब नहीं लिया तो अब कोई बिगाड़ में कोई खुदा वास्ते को इलेक्शन नहीं देता। ये 2014 में भी आए थे इस्तीफा लेने, इनको नहीं मिला था। इनको जितना नाकाम तजर्बा है इस तरह के मुतालबात पूरे करवाने में, तो वो इससे ज्यादा किसी और सियासतदान को नाकाम तजर्बा नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। मैं जरा शोएब शाहीन साहब की तरफ यही सवाल लेके आता हूँ। शोएब शाहीन साहब, 2 सूबों की असम्बली इलेक्शन वो जो है वो तहलील कर दी गई है। एक तासुर है कि जो मकसद था इमरान खान का असम्बली का तहलील होने का, उसका फ़ायदा नहीं हुआ। अगर इमरान खान साहब इन दोनों सूबों में रहते और फ़र्ज़ कीजिए 8 महीना बाद अगर इलेक्शन होता तो यहाँ इसके माली इख्तियारात, इंतज़ामी इख्तियारात, वसाइल से अपनी तंजीम को इन सूबों में मज़ीद फ़ाल कर सकते थे। अब वो इससे बाहर आ गए, तो लोगों का ख्याल है कि इसका नुकसान इमरान खान को हुआ है और इसका फ़ायदा उठाएंगे दूसरी सियासी जमातें। क्या आप मुत्तफ़िक़ हैं सर इस स्टेटमेंट से? देखिए, मेरा ख्याल है कि न्याजी साहब ने एक बात बड़ी ज़बरदस्त की है, जो मैं उनकी इस हद तक इस बात से एग्री करता हूँ कि ये सियासत हो या कोई कारोबार हो, कोई भी काम है, इसमें लक का बड़ा असर होता है। कभी आप फैसले देखें, आप अप्रैल से पहले अगर आप चले जाएं तो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी लोएस्ट पोजीशन पे थी। अप्रैल का महीना आया और उसके बाद 9 अप्रैल के बाद उनका ग्राफ इस कदर ऊंचा आगे चला गया कि उन्होंने मैक्सिमम सीटें जीत लीं। और आज भी बहरहाल केपीके और पंजाब में उनकी इस वक्त तक तमाम पोल्स ये बताते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी उरूज पे है। इस वक्त तक वो डाउन नहीं हुए 9 महीने 10 महीने गुजरने के बावजूद। तो ये बाज़ औक़ात फैसले, हालांकि बज़ाहिर ये उनके खिलाफ फैसला था, लेकिन इसका सियासी फ़ायदा डायरेक्टली इमरान खान साहब को और पीटीआई को हुआ। लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि देखें, आप राना सनाउल्लाह साहब और पीडीएम की तमाम सियासी जमातों के अगर आप लीडरों की स्टेटमेंट्स उठा लें कि अगर इमरान खान लॉयल और सिंसियर है अपने इस मुतालबे में, तो वो ये काम करे कि दोनों असम्बलियों को डिज़ोल्व कर ले और अगले ही दिन हमसे इलेक्शन ले ले। और ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। जब उसने इनकी ऑफ़र कबूल कर ली
तो मैं समझता हूँ कि ये अखलाकी तौर पर PDM को चाहिए था कि इनके साथ बैठ के चलें 2 महीने आप आगे कर लें, 2 महीने हम पीछे कर लेते हैं, किसी नतीजे पे पहुँचते ताकि हमारे मुल्क के वसाइल जो हैं वो ज़ाय ना हों और एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल गवर्नमेंट इस मुल्क के मसाइल को हल कर सके, जिसमें इकॉनमी का मसला है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का इशू है, दहशतगर्दी का है, बेरोज़गारी है, सनतें बंद हो चुकी हैं और जो हालात है कल आपने देखा है गवर्नर स्टेट बैंक के सामने सनतकार फट पड़े, उन्होंने जिस अंदाज में उसको जाहिर किया। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि इमरान खान साहब इससे फ़ायदा लेंगे या नफ़ा लेंगे या नुकसान लेंगे, देखें इमरान खान साहब एक कमिटमेंट कर चुके थे और वो पब्लिक कौम के साथ, अगर वो इस कमिटमेंट से पीछे हटते तो उनके लिए सियासी तौर पर बहुत नुकसान होता है, एक मसला। दूसरा मसला ये है कि अगर वो इस कमिटमेंट को फुलफिल करते वक्त इन दोनों असम्बलियों को डिसॉल्व कर दिया तो पब्लिक जो है वो उनके उस रेस्पॉन्ड के साथ लोग आज खड़े हुए हैं। देखिए 2 गवर्नमेंट्स इस वक्त बज़ाहिर ये लग रहा है, बाकी तो अल्लाह को पता है, इस वक्त जो इलेक्शन होंगे जो 3 महीने के अंदर अंदर उसमें ये 2/3 मेजॉरिटी लेकर आ जाएंगे। इसका फ़ायदा इनको ये है कि जब अगली नेशनल असम्बली की, अगर फ़र्ज़ करो इनके साथ नहीं होते, लेकिन मुझे तो ये इस बात का इम्कान है, मैं हतमी तौर पर तो नहीं कह सकता, इस बात का इम्कान है कि PDM के लोग इसको वाकई सीरियसली कंसीडर करें कि अगर आप 6 महीने लटकाने में कामयाब भी हो जाते हैं तो ना पोलिटिकली इनको फ़ायदा है ना फाइनेंशियली मुल्क का कोई फ़ायदा है। तो इस बात का इम्कान है कि वो इकट्ठे इलेक्शन की तरफ चले जाएं और अगर फ़र्ज़ करो नहीं जाते हैं तो हम प्रिज्यूम करते हैं कि स्टेटस को कायम रहता है। तो जो 2 गवर्नमेंट्स के में अगर विद मेजॉरिटी बैठे होंगे PTI और उसके बाद जनरल इलेक्शंस आते हैं तो उसमें फ़ायदा डायरेक्टली इमरान खान और PTI को होगा, नुकसान उसको नहीं होगा। और दूसरी बात, ये जो 3 महीने की आगे एक्टिविटी चलनी है, जो अगला इलेक्शन की एक्टिविटी करनी है, वो एक्टिविटी इमरान खान ने खुद पब्लिक में जाना है और जब इमरान खान पब्लिक में जाएगा तो नेचुरली वो उनको डायरेक्ट फ़ायदा होगा, क्योंकि पूरे दोनों सूबों में मैक्सिमम हर ज़िले महल्ले कस्बे में उनने जलसे करके वहाँ पहुँचना है। उसका फ़ायदा उनको ये होगा कि उनकी एक वक्त से पहले एक एक्टिविटी हो चुकी होगी जो कि नेशनल असम्बली के लिए प्री रिक्विजिट है। तो इसका भी उनको नुकसान की बजाय डायरेक्टली फ़ायदा होगा अगर PDM इस मुतालबे में नहीं आती जो कि जॉइंटली इलेक्शन करा ले। इसका नुकसान एज सच इमरान खान साहब को नहीं है। नथिंग टू लूज। मैं यहाँ एक सवाल ज़रूर करूँगा कि देखिए आपने कहा कि अगर दोनों सूबों में हुकूमत इमरान खान की हुई तो वो उनको बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा इमरान खान को उस वक्त जब ये इलेक्शन जीत के आ जाएंगे। सर अभी तो उनके पास ये दोनों हुकूमतें थीं और दोनों हुकूमतों पे ये बैठे हुए थे, KPK में तो 10 साल से बैठे हुए थे। तो क्या ये मुमकिन है सर कि ये क्राइटेरिया कहीं लिखा हुआ है या ये हर सूरत में मुमकिन है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए इलेक्शन कमीशन ने दोनों सूबों के इलेक्शन करा दिए जनरल इलेक्शन से पहले, तो ये कहीं कोई क्राइटेरिया तो नहीं सर कि इलेक्शन PTI जीते? हो सकता है कि पंजाब लूज कर जाए, हो सकता है KPK लूज कर जाए, हो सकता है दोनों लूज कर जाए, हो सकता है दोनों जीत जाए। तो ये है। अभी हमने बल्दियात का इलेक्शन देखा है सर KPK में, वहाँ पर जो पहला मरहला था उसमें JUI ने शिकस्त दी है इमरान खान को, जो 10 साल से बैठे हुए हैं KPK में। दूसरे मरहले में PTI को कदरे बरतरी हुई है। ठीक है सर, तो क्या ये मुमकिन है कि पंजाब लूज कर जाए या KPK लूज कर जाए? और अगर लूज कर जाते हैं तो फिर सर जनरल इलेक्शंस में PDM वहाँ बैठी हुई होगी, तो यही सारी बातें जो आपकी हैं ये और भी मजबूत हो जाएंगी उनके लिए जब मरकज़ में उनके पास हुकूमत है। 1 मिनट है आपके पास सर। जी डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि मैंने जैसे आपको अर्ज़ की कि अप्रैल से पहले वाला जो मरहला था वो इमरान खान और PTI की सिचुएशन और थी। जो सेकंड मरहला आया और उसमें इन्होंने मेजॉरिटी सीटें जीती, वो अप्रैल के बाद में आया। दूसरी बात यह है कि इस वक्त सियासत जो होती है वो प्रिजम्पशन पे होती है और वो जो आगे फ्यूचर जो उनको नज़र आ रहा होता है। अब ज़ाहिर 2 कैंडिडेट लड़ रहे होते हैं तो दोनों कैंडिडेट्स इसी प्रिजम्पशन के साथ जाते हैं हम जीत जाएंगे। इस वक्त तो मेरा ख्याल है कि ये न सिर्फ इमरान खान PTI को ये प्रिजम्पशन है कि हम बड़ी लीड से जीतेंगे, बल्कि वक्त ने साबित किया है
पिछले 18 महीने के इलेक्शंस के रिजल्ट ने साबित किया है। तो बज़ाहिर ये लगता है कि वो बड़ी लीड से जीत जाएंगे। बाकी तो देखे ना, ये सियासत में तो ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और अगर खुदा ना खास्ता धांधली होगी, कुछ और हो गया, तो जो हुकूमत बैठी होगी डायरेक्टली बेनिफिशियल तो वो ही होंगे ना जो बैठे होंगे। लेकिन पीटीएम कोई अपनी वजह से नहीं, पीटीएम अपनी गलत कारकर्दगी की वजह से पीछे गई है और उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी भी इमरान खान साहब हुआ है। ठीक है, लेकिन ऐसा देखने में आया है सियासी तौर पर, और आज से नहीं, हम 75 साल से देख रहे हैं। मैं जाऊंगा हफीजुल्लाह न्याजी साहब के पास, लेकिन इससे पहले मैं एक ब्रेक लूंगा और ये जुमला मैं कहते जाऊं कि हुकूमत हमेशा गैर मकबूल होती है। जब इमरान खान की हुकूमत थी तो 13 में से 11 ज़िमनी इंतखाबी इलेक्शंस जिनमें पीटीआई जीती हुई थी मेजॉरिटी में, वो पीएमएलएन ले गई। लेकिन जब इनकी हुकूमत आई आपके पीडीएम की, तो उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन लूज़ किया। लेकिन देखना ये है कि ये ज़िमनी इलेक्शंस वो सीट थी जिस पे ऑलरेडी पीटीआई जीती हुई थी और एक जगह पे 5 और एक जगह 2 लूज़ की। तो इसको वो अपनी कामयाबी कहते हैं या नाकामी कहते हैं, ये बड़ा सवाल है। मैं एक ब्रेक पे जाऊंगा और फिर ब्रेक के बाद आकर अपने मेहमानों से बात करूंगा। वेलकम बैक जी। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, जो सवाल आपको रोका था मैंने वो यही है मेरा कि सर इमरान खान के कई केसेस हैं और बड़े अहम तरीन केसेस है जिसमें से कुछ के फैसले सामने आए हुए भी हैं, उसके ऊपर फर्दर एक्शन होना है। अब उन केसेस में मैं चंद केसेस आपके सामने रख देता हूं सर। टेरियन का केस है जो कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। तोशा खाना का केस है सर। फॉरेन फंडिंग का केस है, वो भी इलेक्शन कमीशन में अभी चल रहा है। करप्ट प्रैक्टिस के हवाले से इसका जो केस है इलेक्शन कमीशन के फैसले के हवाले से, वो सेशन कोर्ट में चल रहा है। तौहीन अदालत का केस है जो इलेक्शन कमीशन में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में एक आइन शिकनी के हवाले से केस है जो हुकूमत के पास है, जिस पे कमेटी बनी हुई है। फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से एक डिक्लेरेशन की अप्रूवल है फॉरेन फंडेड पार्टी के हवाले से जो कि इलेक्शन कमीशन ने दिया हुआ था। वो केस भी इस वक्त हुकूमत के पास है, जिस डिक्लेरेशन की अप्रूवल उन्होंने अपनी काबीना से तो ले ली है लेकिन एफआईए को दिया है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। इसी तरीके से सर आपके जो इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला दिया था कि इमरान खान सादिक और अमीन नहीं है और उन्हें झूठे हलफनामे दिए हैं, जिसकी बुनियाद पे हुकूमत के पास ये जवाज़ है कि वो इस केस के ऊपर तौहीन उनकी नाअहली का केस सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकती है। इसके अलावा हनीफ अब्बासी साहब का एक केस जो है वो आपके पेंडिंग है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में। जब हनीफ अब्बासी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये फैसला कि वो सादिक और अमीन नहीं है इलेक्शन कमीशन करेगा, उसके बाद अब्बासी साहब आइएगा, तो वो केस फैसला भी सुना है। हनीफ अब्बासी साहब हुकूमत के का जाहिर है मेंबर हैं तो रुके हुए हैं। तो ये इतने सारे केसेस हैं सर, इन केसेस को आप कैसे देखते हैं? आप समझते हैं कि ये एक केसेस हैं और इसकी कोई अहमियत नहीं है, या वाकई ये इम्पॉर्टेंट केसेस हैं, अहम केसेस हैं और इन केसेस की बुनियाद पर इमरान खान के लिए मसाइल बनेंगे? जिस तरह इमरान खान खुद भी कह रहे हैं, आज फवाद चौधरी ने भी कहा कि वो गिरफ्तार हो सकते हैं, क्या कहेंगे सर? मेरे ख्याल वो तो असद कैसर ने भी कल कहा कि वो गिरफ्तार हो सकते हैं। देखिए जी, मुझे आप एक और केस तो खैर कई आप भूल गए हैं। $250 मिलियन रियाज मलिक साहब के जो प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करा के नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया ने जो भेजे थे पाकिस्तान को, तो इन्होंने ओवर एंड अबव रियाज मलिक साहब को दे दिए थे कौमी खजाने में से। असल में जितने केसेस हैं, ये शाहीन साहब बैठे हैं और बड़े जयद जो है ना सिक्का बंद अटर्नी है। ये जब केस खुलता है ना फिर दूर तक जाता है। यानी कि पनामा केस के अंदर आपने देखा था कि कैलिबरी फंड भी आया, फिर कैलिबरी फंड का ये आया कि जी कब वो मार्केट में आया, कब कमर्शियल हुआ। मरीम नवाज साहबा खुद कह रही है वो दस्तखत मेरे हैं, लेकिन एक चीज़ अदालत को पसंद नहीं आई कि जो कैलिबरी फंड है वो तो कमर्शियल नहीं हुआ था, और ये दस्तखत 2005 के हैं और ये 2006 के अंदर वो कमर्शियल हुआ था 1 साल बाद। तो चुनाचे उस पर उसको देखा गया। फिर जो कतरी शहजादे की
जो मनी ट्रेल है उसका लेटर आया, माना गया नहीं माना गया, लेकिन ये सारी बातें अदालत अपनी जेर बहस लाई और फिर निकाल के जाके वो जब अकामा निकाला तो वो कोई पनामा केस नहीं था, लेकिन उसकी जब इन्वेस्टिगेशन हुई, केस चले, JIT बनी तो वहां तक भी पहुंची। ये दूर तलक तक जाती है हर केस के अंदर। मसलन फॉरेन फंडिंग केस में जो वुटन क्रेडिट क्लब ने $2.1 मिलियन दिए हैं, तो वो जो पैसे इकट्ठे हो, ये फाइनेंशियल टाइम्स में मजमून आया, इमरान खान साहब को ये बड़ा मलका हासिल है। जो मजाल है तहरीक इंसाफ को, कोई बंदा फाइनेंशियल टाइम्स के बारे में कोई बात कर जाए कि 23 जुलाई को, और इमरान खान साहब जिस तरीके से कॉन्शियस है फॉरेन प्रेस के बारे में, और वो भी डेली फाइनेंशियल टाइम्स का जो लेवल है, जो बरतानिया का सबसे ज्यादा क्रेडिबल अखबार है, उसमें कोई उनके खिलाफ खबर छपे, उनको पता है कि उनकी साख को सुने गैर मामूली तौर पर नुकसान पहुंचाए, लेकिन वो उसके भी जिक्र नहीं करते। उसमें उन्होंने कहा कि जो टिकट बेचे गए क्रिकेट मैच के, वो क्रिकेट मैच के टिकट में जो प्रिंटेड टिकट थे, वो उन्होंने बताया कि उसमें लिखा था कि जिसको फंड रेजिंग के लिए हॉस्पिटल के लिए, और वो पैसा तहरीक इंसाफ को है $2.1 मिलियन। फिर पता चला कि उसमें से $1 मिलियन के इलेक्टर का गया हुआ है। ये सारी चीजें, और $1 मिलियन किसी दुबई के शहजादे का आया हुआ है। ये सारे केसेस, इस तोशा खाना का केस है तो उसके अंदर रसीद जाली निकल आएगी। फिर उसके बाद एक उमर फारूक है, जो कि मेरा अपना ख्याल है कि वो बिल्कुल गलत बयानी थी या एक मौक था, असल बंदा या किरदार कहानी शायद बिल्कुल इसी तरह हो, फर्क होगी को $2 मिलियन ही मिले हों या 7.5 मिलियन दिरहम मिले हों, लेकिन वो करेक्टर कोई और होंगे और जान के पहले एक मौक छोड़ा गया है। ये सारी चीजें डिस्कशन में आएंगी तो क्या मैं नहीं समझता हूँ कोई ऐसी बात हो, क्योंकि हर दफा उस तरह का जिस तरीके से हमने देखा था जनरल बाजवा, फैज हमीद और साकिब निसार का अनहोली अलायंस, जिसकी अब सारी चीजें हमारे सामने आ गई हैं, और कई उसके अंदर जो बयानात आ गए, बयानात तो पहले भी आ रहे थे, और जज अरशद से लेके साकिब निसार साहब की ऑडियो, लेकिन वो खात्मे में नहीं लिया जाता था, उनके बारे में कई जो है उसको मिस इंटरप्रेट होते थे। लेकिन अब तो जो सारा आ चुका है, इसमें सब कुछ सामने आए। बाजवा साहब खुद बोल रहे हैं और ही सिंगिंग लाइक ए कैनरी, वो बिल्कुल बता रहे हैं कि एक बात जावेद चौधरी साहब को डिटेल से बताया कि कैसे मैंने साकिब निसार के जरिए को बचवाया, कैसे इनको सादिक अमीन डिक्लेयर कराने के लिए मैनिपुलेट किया। देखो तभी हम कहते थे कि लॉ इक्विटेबल जस्टिस नहीं हुआ। मैं अकरम शेख साहब वकील थे हनीफ अवाजी केस में, मैं उनसे पूछता था कि जी डॉक्यूमेंट जो जमामा खान ने जमा कराए हैं वो आया मुसद्दका कापी हैं। अब शाहीन साहब पता है कि हमारे कोर्ट्स में डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बड़े ही अजीबोगरीब सिचुएशन है, बेशुमार डॉक्यूमेंट जो है कोर्ट के आगे क्वालिफाई नहीं कर सकते। चुनाचे इमरान खान साहब के वो डॉक्यूमेंट कोई भी मुसद्दका कापी नहीं थी। कोई एक बैंक बंद हो गया था 2004 या 5 में, और फिर उसकी कोई मिल गई, ईमेल्स कॉपी मिल गई, वो जमा करा दी। साकिब निसार साहब ने कहा सब कुछ ठीक है। अब वो सूरत हाल नहीं है। अब उनको ये बात मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को भी यही करनी चाहिए और करेंगे, शाहीन साहब को भी यही करनी चाहिए कि इमरान खान साहब को कि मुकदमे जरूर चले, फेयर ट्रायल मिले, उनके साथ वो ज्यादती ना हो जो नवाज शरीफ साहब को घेर के मारा गया था। उनको इस तरीके बाहर ना किया जाए इलेक्शन से कि जैसे नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई करके पार्टी से अलहदा किया गया था। उनको एक सॉलिड मुकदमों में अगर वो साबित होते हैं और फेयर ट्रायल आर्टिकल 10A के तहत जो गारंटी करता है फेयर ट्रायल का वो मिलता है तो तब उसको होनी चाहिए। बाकी मेरा ख्याल में इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वो जब सामने आएंगे तो उनके बारे में एक एक चीज हमारे सामने आती जाएगी कि कैसे जो है, और मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे केसेस में वो बच पाएंगे। उसमें कोई फंस जाएंगे। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक बात डॉक्टर साहब एक बात मैं कर लूं सर। दूसरी बात यह है कि एक और जो चीज है, नवाज शरीफ का जब पनामा का केस आया था तो नवाज शरीफ साहब ने खुद ऑफर की थी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट ट्रायल कोर्ट नहीं मान सकता था। उन्होंने कहा जी आप सुने, और मेंटेनेबिलिटी के ऊपर इमरान खान साहब ने पार्टी फंडिंग केस 2014 से लेके हर केस के बारे में आज भी अदालत में यही कहते हैं जी अब वो MNA नहीं रहे इसलिए इस केस को ना, यानी कि वो मेरिट पे केस को नहीं डिस्कस करना चाहते, मेंटेनेबिलिटी पे इशू के ऊपर। कोई 23 दरखास्तें अकबर एस बाबर बेचारे के खिलाफ दी गई ताकि वो केस ना सुने। वो बिलावारिस आदमी 8 साल से चिमटा रहा। 2019 में इन्होंने मुस्लिम नून पे कर दिया, पीपल्स पार्टी पे कर दिया। ये नहीं कहा कि भाई जो है आप इनको बराबरी पे सुने, उसके सुने, इसलिए कि केस को उलझाया जाए। अब केस का फैसला आ गया तो मेरा अपना ख्याल है कि इनको भी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर, मेरिट के ऊपर केस सुनवाएं और बताएंगे जी हम मेरिट पे केस क्वालिफाई करते हैं
हमारे खिलाफ जो चीजें हैं वो गलत है या सही है या सामने आने को है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक सवाल, दो सवाल आपसे करता हुआ फिर मैं शोएब शाहीन की तरफ जाता हूँ। सर, एक तो ये है कि सर कुछ केसेस तो सर एक सेशन कोर्ट में पड़ा है, कुछ इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन को केस का फैसला करने से लाहौर हाई कोर्ट रोक देता है, हालांकि इलेक्शन कमीशन के पास आईनी इख्तियार है, 222 का आर्टिकल 8 है, 5 है, सब है कि जनाब अली, अगर वो पढ़ें आप तो मेरे पास किताब भी है कि जनाब अली इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार अदारा है, लेकिन उसको रोक दिया जाता है। तो कुछ केसेस जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैं, लेकिन कुछ केसेस जिसका मैं अब आपसे जिक्र करना चाहता हूँ वो केसेस तो हुकूमत के पास है ना सर। जैसे इलेक्शन कमीशन ने 8 साल, जिसका जिक्र किया आपने, 8 साल बाद फैसला दिया और उसके ऊपर वो केस उन्होंने गवर्नमेंट को दे दिया। और उस पर दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है फॉरेन फंडेड पार्टी के हवाले से उन्होंने इस्टेब्लिश किया कि ये फॉरेन फंडेड पार्टी है, जिसके ऊपर हुकूमत ने फौरी तौर पर डिक्लेरेशन भी अप्रूवल से ले ली, लेकिन वो डिक्लेरेशन अभी तक नोटिफाई नहीं हुई, वरना वो 15 दिन के अंदर जाहिर है सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता। इन्होंने FIA को दे दिया। FIA कहती है, मैं अंदर की बात बताऊं, कि हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली है और जितने डॉक्यूमेंट्स पहले थे उससे कहीं ज्यादा विद प्रूफ डॉक्यूमेंट्स इमरान खान के खिलाफ सारे आ चुके हैं, लेकिन हुकूमत खामोश है। इलेक्शन कमीशन ने सादिक और अमीन के हवाले से वो पेपर, वो डॉक्यूमेंट्स, वो स्टेटमेंट दिया, वो फैसला दिया कि वो सादिक और अमीन नहीं है। नवाज शरीफ ने कहा कि 24 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ केस करो। गवर्नमेंट को कहा, गवर्नमेंट नहीं जा रही है। 5 जजेस ने आइन शिकनी कि इन्होंने आइन के खिलाफ वर्जी की है। इमरान खान साहब ने, सदर अलवी ने, आपके लॉ मिनिस्टर ने, और ये मैं नहीं कह रहा, ये तो 5 जजेस ने कहा, मुत्तफ़क़ा फैसला है जिसके ऊपर कहा गया है कि ये इन्होंने गैर कानूनी है। हुकूमत इसके खिलाफ एक कमेटी बनाती है, एक्शन में नहीं जाती है। मुख्तसर से ये बताइए, क्या हुकूमत बुज़दिल है, डरपोक है, कावड़ है, या मसलहत पसंदी की बुनियाद पर नहीं जाना चाहती है? अब मुझसे ये ना कहिएगा सर कि ये वो हुकूमत नहीं है जो इमरान खान साहब लोगों के खिलाफ केसेस। मैं आपके इस जुमले के साथ खड़ा हूं कि जो भी केस नवाज शरीफ के साथ अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले हुए हैं वो किसी भी लिहाज से इमरान खान के साथ नहीं होने चाहिए, लेकिन सजा और जजा में मसलहत नहीं होती सर। इसके ऊपर थोड़ा सा बात करें। मैं शोएब शाहीन साहब की तरफ जाऊंगा। 2 मिनट है सर आपके पास। देखिए जी, बात यह है कि पहली बात यह है कि इसमें दो राय नहीं है कि 8 महीने जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान के खिलाफ केस नहीं चलने दिया। अब ये कितनी बदकिस्मती है कि जनरल बाजवा पाकिस्तान की तारीख में मेरे ख्याल में वो जनरल हैं कि जो सबसे ज्यादा अपनी इज्जत गंवा के गए हैं। इससे पहले भी शायद जनरल याहिया या बहुत सारे जनरल हैं, मुशर्रफ साहब हों या बाकी जिन्होंने मार्शल लगाए, सारों ने अपनी इज्जत गंवाई, लेकिन जनरल बाजवा ने रिकॉर्ड कायम कर दिया। और एक ऐसा आदमी जिसको मुस्लिम नून अपनी तहरीक साहब दोनों जो है वेहेमेंटली कंडेम कर रही हैं। अब वो 8 महीने केसेस के दरमियान रुकावट बना रहा कि उनका ख्याल ये था कि अगर इमरान खान साहब जो है वो नाहल हो गए या गेम से बाहर हो गए। सर टाइम नहीं है, 8 महीना कमर बाजवा साहब का, सर कमर बाजवा साहब का दौर, सर कमर बाजवा साहब का दौर। न्याजी साहब मेरे पास सिर्फ 1 मिनट नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं, ये हुकूमत बुज़दिल है, कावड़ है। अब उसके बाद छुट्टी हो गई। अब आप देखेंगे कैसे सारे चलेंगे और सबके रिजल्ट्स आएंगे। बाजवा साहब ने और उसके बारे में एहतजाज में उतरा, उन्होंने अपनी संसद लाने के लिए इमरान खान साहब को जिंदा रखा। मैं हुकूमत के केसेस की बात कर रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं उनको रोका गया नहीं। ठीक है, ये बात उन्होंने कई दफा के राना सलाम ने कही, 29 तारीख खत्म हो गया सर। अब तो शुरू है ना, खत्म हो गया। 12-13 तारीख को कोर्ट्स खुले डॉक्टर साहब, 12-13 तारीख को कुछ फैसले गवर्नमेंट ने करने हैं, कुछ फैसले गवर्नमेंट ने करने हैं। नाअहली का केस सुप्रीम कोर्ट को पेश करना है, मैं कहता हूं डिक्लेरेशन की नोटिफिकेशन करनी है, ये तो सर नहीं करना। मेरे ख्याल डॉक्टर साहब आप देखेंगे कि आ रहे हैं। ठीक है, मैं देखेंगे आ रहे हैं। मुझे जस्टिस हरीड, मैं नहीं चाहता। ठीक है सर, शोएब शाहीन साहब इन केसेस को आप कैसे देखते हैं सर, मेरिट पे?
डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि जो जिस केस का मुतफ़िक़ा फ़ैसले का आपने रेफरेंस फरमाया वो मुतफ़िक़ा फ़ैसला नहीं था। उनमें से एक जज जो मज़हर आलम मियाँ खेल साहब जो रिटायर हो गए, उसने कहा था कि इस पे आप गवर्नमेंट जो है वो सोच सकती है आर्टिकल 6 के मुतालिक। ठीक है, बिल्कुल। तो लिहाजा उस फैसले को जरा देख लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। इसलिए वो मज़हर आलम मियाँ खेल की बात थी, इसलिए वो मुतफ़िक़ा नहीं था। दूसरी बात मैं आपको कहूँ, वो तो खैर उसकी कोई लीगल हैसियत नहीं है। अगर उस तरह के आर्टिकल 6 लगने शुरू हो जाएं तो फिर हर रोज़ आर्टिकल 6 ही लगेंगे, चूँकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट हर रोज़ जो भी कोई शख्स करता है उसकी पावर हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 199 और 184(3) में होती है, उसको सेटिसाइड कर दे। आर्टिकल 6 की जो कंडीशंस हैं वो और हैं कि जो कोई बाई फोर्स कॉन्स्टिट्यूशन को नलीफाई करे, उसको बाई फोर्स सस्पेंड करे, उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए मैं उसकी तफसील में शायद टाइम नहीं होगा, मैं नहीं जा सकता। दूसरी बात जो आपने कही फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, फॉरेन फंडिंग केस में भी मेरा ख्याल है कि इमरान नियाज़ी के ख़िलाफ़ जो पटिशन सुप्रीम कोर्ट में हुई थी हनीफ अब्बासी वाली, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद कहा था कि ये तमाम केसेस को विदाउट डिस्क्रिमिनेशन सब के केसेस टेकअप किए जाएं। आज आप 1 साल होने को है, आपने इमरान खान के ख़िलाफ़ फैसला दे दिया, राइट और रॉन्ग, ये मैटर सब जुडिस है बिफोर द हाई कोर्ट। मैं फॉर द टाइम बिंग उसमें कोई बात मेरिट पे डिस्कस किए बगैर मैं कहूँगा कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन इसमें पार्टी बना हुआ है और वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के जरिए गवर्नमेंट के साथ मिलके सिर्फ इमरान खान को विक्टिमाइज कर रहा है। अगर ये काम ना होता तो मैं समझता हूँ कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ का अगर रिकॉर्ड चेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा खराबियाँ निकलेंगी। ये अलग बात है कि ये इस केस में कुछ भी इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं है। मैक्सिमम ये हो सकता है क्योंकि सज़ा व जज़ा जिस लॉ के तहत प्रोसीडिंग्स होती है वो उसमें अंदर मेंशन होती हैं। उसके अंदर मेंशन ये है कि अगर ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट तक साबित हो जाता है कि ये ममनुआ फंडिंग के जरिए पैसे आए थे तो वो पैसे जब्त हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकता। तीसरा केस में आता हूँ जो तोशा खाना वाला है। अब ये बड़ा मजाक कर रहे थे कि तोशा खाना के केस में, और आज पीटीएम के लोगों को सांप सूंघ गया। वजह क्या है कि लाहौर हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड मांग लिया कि जी जिस ने तोहफे लिए हैं वो सारा रिकॉर्ड लेकर आ जाए। ये 2017 का एक नोटिफिकेशन लेकर आ गए हैं कि जी तोहफे अगर हम बताना शुरू कर देंगे तो ये हमारे इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो है स्टेट्स के साथ वो ख़राब हो जाएंगे, लिहाजा हम वो नहीं बता सकते। तो आज वो जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तो आपने सब कुछ किया, आज बाकियों का वो बताने को तैयार नहीं थे, इसलिए वो इस इशू पे खामोश हो गए। देखिए इमरान खान ने रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक अगर कोई तोहफ़े लिए तो अगर उसके पास कोई तोहफ़ा आ गया, उसकी मिल्कियत हो गया, वो उसको फेंके, वो उसको बेचे, उसको डिस्ट्रॉय करे, वो उसको किसी को गिफ्ट कर दे, उसको कोई नहीं पूछ सकता। देखना सिर्फ ये होगा कि असेसमेंट कमेटी और इवेल्युएशन कमेटी ने सही उसकी असेसमेंट की है या नहीं की, क्योंकि आज तक असेसमेंट कमेटी जो कि कैबिनेट की के मेंबरान करते हैं, कैबिनेट की सेक्रेटरी के नीचे सारा कुछ करते हैं, तो उनके किसी शख्स को आज तक शोकाज नोटिस नहीं हुआ। लिहाजा जो असेसमेंट और इवेल्युएशन कमेटी है अगर उसके खिलाफ एक्शन नहीं है तो इमरान खान के खिलाफ नहीं हो सकता। हाँ ये हो सकता है कि जो यूसुफ रजा गिलानी, नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी ने जो कि रूल्स के खिलाफ गाड़ियां ले ली हैं जो कि वो ले नहीं सकते थे, उनके खिलाफ रेफरेंस भी पेंडिंग था, पता नहीं अब आगे क्या हुआ, उनके खिलाफ इसमें एक्शन हो सकता है। इमरान खान के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। जो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने प्रीमेच्योर ऑर्डर पास कर दिया और केस का ट्रायल भेज दिया सेशन कोर्ट को, ट्रायल बाद में होगा और उनको डी सीट पहले कर दिया, ये इट्स सेल्फ सफिशिएंट ग्राउंड है उनकी मेलाफाइडी को और उनकी पार्टीजन एक तर्ज अमल को, जिसको हाई कोर्ट में एक मैटर ये पेंडिंग है। नेक्स्ट अगर आप टेरियान वाले केस की तरफ अगर आप आते हैं तो अतर मिनल्ला साहब की सरबराही में 2 मेंबर बेंच ने 3 दफ़ा ये फैसले हो चुके हैं, लेकिन 2 मेंबर बेंच ने ये फैसला कर दिया है कि अब अगर इस इशू पे कोई भी पटिशन लेकर आएगा तो वो उसको विद कास्ट हम डिसमिस करेंगे। तो 2 मेंबर बेंच का जो फैसला होता है वो बाइंडिंग होता है ऑन सिंगल मेंबर बेंच। तो लिहाजा चूंकि ये केसेस सामने नहीं आए थे, इसकी बुनियाद पर तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स हो सके। उसके अलावा जो क्रिमिनल केसेस हैं वो तो एक लातादाद कम से कम 29 केसेस हैं जो इन्होंने
पुलिस ने या FIA ने मुख्तलिफ तरीके से वो केसेस किए, उसका ट्रायल होगा और उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। कहीं कहा कि 144 के खिलाफ वर्जी, कहीं दहशतगर्दी लगा दी जिसको हाई कोर्ट ने सब्सिक्वेंटली ख़त्म कर दिया, कहीं उन्होंने कहा कि जज को धमकी दी थी, वो कंटेम्प्ट में गए और कंटेम्प्ट ख़त्म हो गई। तो अब उसके बाद वाला जो केस है वो है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स पेंडिंग बिफोर द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वो भी इसलिए सीरियस नहीं है कि क्योंकि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव इदारा है, तो इनके पास कंटेम्प्ट का सिर्फ लिमिटेड स्कोप है कि वो कोई जजमेंट को या ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना चाहे तो उस हद तक है। वो